आज सुबह ही से मेरे दिल पर धुआं सा छाया हुआ था। कुछ अजीब सी कैफियत थी। दिल में एक बोझ सा था। मेरे अंदर दूर तक एक सन्नाटा उतरा हुआ था। इस सन्नाटे में कुटी कुटी सी चीखें सुनाई दे रही थीं। एक बेचैनी सी थी, उलझन सी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ होने वाला है। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। मौज़्ज़न की सदा पर आंख खुल जाती है। फजर की नमाज पढ़कर मैं आफताब पीने के लिए बैठ जाता हूँ। इससे फारिग होकर मैं चाय बनाता हूँ। इतने में अखबार मेरे घर की चारदीवारी में आकर गिरता है। तब मैं अखबार पीने के लिए बैठ जाता हूँ। अखबार पढ़ता जाता हूँ और चाय पीता जाता हूँ। चाय में घूंट घूंट करके पीता हूँ। चाय 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अखबार ख़त्म नहीं होता। आज नमाज में भी दिल नहीं लगा और अखबार में भी कोई कशिश महसूस नहीं हो रही थी। नज़रें अखबार पर थीं, लेकिन क्या पढ़ रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था। अलबत्ता सेठ नबी बख्श के अगवा की खबर मैंने ज़रूर दिलचस्पी से पढ़ी थी। ऐसी खबरें मैं बड़े गौर से पढ़ता था। इन खबरों से मेरे अंदर कहानियां जन्म लेती थीं। सेठ नबी बख्श फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहे थे कि एक गाड़ी उनके नज़दीक आकर रुकी। उनमें से 2-3 आदमी उतरकर बाहर आए और नबी बख्श को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। इस खबर को पढ़कर मैंने अखबार मेज़ पर डाल दिया और टांगे फैलाकर पूरे इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। मैं कुछ सोचना चाह रहा था, लेकिन दिल की कैफियत कुछ अजीब सी थी। धुआं सा छाया हुआ था। तब मैं अखबार की खबर भूलकर ये सोचने लगा कि मैं बेचैन क्यों हूं। अभी मैं इस कैफियत का जायजा ले ही रहा था कि घर की घंटी बजी। इस घंटी की आवाज़ ने बेगम की भी आंखें खोल दी। उन्होंने बेड पर लेटे लेटे आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो? हाँ हाँ सुनता हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। मैंने ज़रा मुतरन्नम होकर जवाब दिया। ये सुबह ही सुबह कौन आ गया दरवाजे पर? उन्होंने पूछा। ससुराल से आया होगा कोई, या फिर कोई फ़कीर होगा। मैंने तीर छोड़ा। क्या असल में दोनों एक ही हैं? उधर से वजाहत चाही गई। हाँ, मौत से पहले आदमी इनसे निजात पाए क्यों? मैंने हंसकर वजाहत की। इतने में एक मर्तबा घंटी और बजी। जाओ देखो तो, उधर से हुक्म मिला। देखता हूँ बाबा, देखता हूँ। बिल आखिर मुझे उठना ही पड़ा। मैं बड़े इत्मीनान से कुर्सी से उठा। जीना उतरते उतरते उस बेसबर ने घंटी के बटन पर एक मर्तबा और उंगली रख दी, लेकिन मैंने बिल्कुल उजलत न बरती। मुझे मालूम था कि ससुराल से आने वाला या मांगने वाला इतनी आसानी से वापस जाने वाला नहीं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा क़यास धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। मेरे सामने खुशपोश नौजवान खड़ा था और ये ससुराल वाला था ना मांगने वाला। सर, आपका नाम इखलाक अहमद है? उसने बड़े अदब से पूछा। जी हाँ, मैं इखलाक हूँ। सर, वो गली के मोड़ पर एक गाड़ी खड़ी है, वो आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? मैंने तस्दीक चाही। हाँ जी, वो आपको बुला रहे हैं। वो कौन? सेठ इकराम। सेठ इकराम? लेकिन मैं किसी सेठ इकराम से वाकिफ नहीं। वो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको जहमत ना हो तो ज़रा चलकर बात कर लें। उस नौजवान ने इंतहाई शाइस्तगी से कहा। अच्छा ठीक है, चलो। मैं फ़ौरन उस नौजवान के साथ हो लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सेठ साहब मुझसे मिलने आ गए हैं। मेरी दोस्ती किसी सेठ से ना थी। मैं मुतवस्सित तबके का आदमी था और अपने जैसे लोगों से ताल्लुकात रखता था। ये सेठ इकराम कौन थे और मुझसे कैसे वाकिफ थे? यही सोचता मैं चला जा रहा था कि गली के मोड़ पर मुझे एक शानदार गाड़ी खड़ी दिखाई दी। मैं गाड़ी के नज़दीक पहुंचा तो पिछली सीट पर बैठे हुए एक सूटपोश शख्स ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मेरे साथ आने वाले नौजवान ने तेज़ी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जैसे मैं कोई वीआईपी हूँ। सर इखलाक साहेब, उस नौजवान ने मेरे बारे में बताया। आइए इखलाक साहेब, उस शख्स ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आप मुझसे मिलना चाहते थे? आप गाड़ी में आ जाएं, फिर बैठकर बात करते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान जाएंगे, आप अंदर तो तशरीफ़ लाएं। उस सूटपोश शख्स ने बड़ी मुलायमत से कहा। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, गाड़ी में बैठूं या सवाल जवाब करूं। इतने में उस शख्स ने अपने कोट की जेब से हाथ बाहर निकाला और मुझे देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराया और कहने लगा, प्लीज़ इखलाक साहेब, अंदर आ जाएं। उस शख्स के हाथ में पिस्तौल था और मैं उस पिस्तौल से महज 2-3 फुट के फासले पर था। मुझे बातिल नखास्ता गाड़ी में सवार होना पड़ा, क्योंकि मुझे पीछे से भी धकेला गया था। अगरचे ये धक्का भी बड़ी शाइस्तगी से दिया गया था, जैसे मैं शीशे का बर्तन हूं, कहीं टूट ना जाऊं। गली सुनसान पड़ी थी। अगर सुनसान ना भी होती तो भी कोई फर्क ना पड़ता। मुझे अगवा होने से कोई नहीं बचा सकता था।
मेरे गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी। अब मुझे मालूम हुआ कि सुबह से मेरा दिल धुआं धुआं क्यों हो रहा था। दिल पर कैसा बोझ था, मेरे अंदर दूर तक कैसा सन्नाटा तारी था। कुछ उलझन सी थी। कुछ होने वाला था। जो होने वाला था वो हो गया था, और जो हुआ था वो मेरी समझ से बालातर था। सर, मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? मैंने उस सूटपोश शख्स से पूछा। जी फरमाइए, उसने बड़ी शाइस्तगी से कहा। उसकी इस शाइस्तगी पर फौरन मेरा मरने को जी चाहा। आप सेठ इकराम हैं? मैंने पूछा। जी नहीं, मैं उनका एक अदना सा मुलाजिम हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम इखलाक अहमद है, ये तो आपको मालूम है? मैंने तस्दीक चाही। जी हाँ मालूम है, तभी तो आप हमारे साथ हैं, उसने कहा। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि मैं क्या काम करता हूँ, मैंने मज़ीद वजाहत चाही। हाँ जी, ये भी मालूम है। ये मालूम ना होता तो हम आपको क्यों अजियत देते? सर, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई सेठ किस्म की चीज़ नहीं हूँ। आप अगवा करके मेरे लवाकिन से कोई तावान वसूल न कर सकेंगे, और मेरे लवाकिन में है ही कौन? एक अदद बीवी है। उसे जब मालूम होगा कि मैं अगवा हो गया हूँ तो वो खुश होगी। चलो जान छुटी। मेरी बात सुनकर वो शख्स बेख्तियार मुस्कुरा उठा। अपनी चमकती आंखों से मुझे देखते हुए बोला, आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं इखलाक साहब। सर, मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। इखलाक साहब, मुझे सर ना कहें। मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं सेठ इकराम का अदना सा मुलाजिम हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ। कोट की जेब में पिस्तौल रखने वाला मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? इस गुस्ताखी के लिए मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। आइंदा मैं इसकी नुमाइश हरगिज़ नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलामत खान है। भाई सलामत, आप बता सकते हैं कि आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, आपको सेठ इकराम के पास ले जाया जा रहा है। मैं किसी सेठ इकराम से वाकिफ़ ना था। ये शहर सेठों से भरा पड़ा था, मैं किससे वाकिफ़ होता? फिर ना मैं बिजनेसमैन था, ना ही मेरा ताल्लुक़ आला तबके से था। जहाँ मैं था वहाँ सेठों से वाकफियत अखबारों के ज़रिए हो सकती थी, और अखबार में मैंने आज तक किसी सेठ इकराम का नाम ना पढ़ा था। सेठ इकराम कौन है? मैंने पूछा। अरे, आप नहीं जानते? वो इस शहर का सबसे बड़ा कीमियागर है। कीमियागर? मैंने सवालिया अंदाज में दोहराया। जी हाँ, वो जिस चीज़ को हाथ लगाते वो सोने की हो जाती है। वो इस शहर का ज़हीन तरीन आदमी है। ऐसे ऐसे फार्मूले ईजाद करता है कि लोग हैरत ज़दा रह जाते हैं। भाई, वो कोई साइंसदान किस्म की चीज़ हैं? उन्होंने कोई खुफिया लेबॉरेटरी वगैरह कायम कर रखी है? मैंने सवाल किया। आप परेशान ना हो, उसने मेरी बिगड़ी हुई सूरत देखकर मुझे तसल्ली दी। अरे परेशान कैसे ना हूँ, मुझे सोए मख्तल ले जाते हो और कहते हो परेशान ना हो। भाई सलामत, मुझे साइंसी तजुर्बात के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं खौफजदा हो रहा था। भाई, मैं दुबला पतला आदमी हूँ, मुझ में तो ज़्यादा खून भी नहीं है। इस काम के लिए ज़रा किसी मोटे आदमी को पकड़ना था। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ा। इखलाक साहब, आप भी खूब आदमी हैं। भाई सलामत, इस वक्त मुझे अपनी तारीफ नहीं वजाहत चाहिए। आखिर मुझे किस लिए अगवा किया गया है? इखलाक साहब, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको किसी लेबॉरेटरी में नहीं ले जा रहा हूँ जहाँ आप पर खुदा न खास्ता तजुर्बात किए जाएं। मैं तो सेठ इकराम की बात कर रहा हूँ कि वो ज़बरदस्त फार्मूले ईजाद करते हैं। उन्हीं फार्मूलों में से एक फार्मूला आप भी हैं। भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शायद मेरे दिमाग पर असर हो गया है, या आप जानबूझकर मुझे उलझा रहे हैं। मैंने संजीदगी से कहा। मैं भला किस चीज़ का फार्मूला हूँ? दौलत बनाने का, सलामत खान ने बेख्तियार कहा। हैं? मैंने उसे चौंक कर देखा। हाँ, उसने आंखें फैलाकर मुझे देखा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अगर मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला होता तो मैं कब की अपने लिए दौलत बना चुका होता। हीरे की कदर दरअसल जौहरी जानता है, या वो हाथ जानते हैं जो उसे तराशते हैं। हीरे बेचारे को अपनी कदर व कीमत का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, वो खुद को पत्थर ही समझता है। भाई सलामत, कुछ पढ़े लिखे भी हो? मैंने पूछा। बस इखलाक साहब, आप जैसे लोगों की सोबत में बैठकर कुछ बोलना आ गया है, वरना अपनी तालीम तो वाजिबी सी है। भाई सलामत, खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताओ कि मामला क्या है। मेरी बीवी बहुत परेशान हो रही होगी। फिर मैं असल मौजू पर आ गया। इखलाक साहब, सॉरी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता।
मेरी हद मुकर्रर है, इस हद को तोड़ा तो मेरे पर चलने लगेंगे। उसने फिर मुझे अदब की मार मारी। अच्छा भाई, तुम अपने पर ना चलाओ, मैं सब्र किए लेता हूँ, मैंने कहा। फिर मैंने वाकई सब्र कर लिया। एक गरीब आदमी के पास सब्र से बढ़कर कोई हथियार नहीं होता। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि खामोशी सब्र का दूसरा नाम है। इस शहर में आए दिन अगवा की वारदातें होती रहती थीं, लेकिन अगवा की ऐसी शरीफाना वारदात मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरी थी। ऐसा महज़्ज़बाना रवैया, ऐसी मौतबाना गुफ्तगू, इतना एहतराम। आखिर ये सब क्या था? मेरा दिमाग चकराने लगा था। सलामत खान की गुफ्तगू से इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि मुझे किसी गलत फहमी के नतीजे में अगवा नहीं किया गया, बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा किया गया था। लेकिन बावजूद कोशिश के मैं अब तक ये अंदाज़ा न कर पाया था कि अगवा करने वाले मुझसे क्या काम लेना चाहते थे। एक मुतवस्सित तबके का आदमी सेठ इकराम के भला क्या काम आ सकता था? बकौल सलामत खान मैं कोई हीरा था। ये बात अगवा से पहले मेरी बीवी को मालूम हो जाती तो वो मेरा कब का सौदा कर चुकी होती। उसकी पूरी जिंदगी मुझे ये समझाते हुए गुजर गई थी कि खुदा के वास्ते कोई ढंग का काम करो, किन खराफात में पड़े हो। वो जिस चीज़ को खराफात समझती थी, मैं उसे आला अरफा काम समझता था और समझता हूँ। यही वजह है कि मैंने आज तक उसकी बात पर कान नहीं धरे। अब सोचता हूँ कि अगर उसकी बात पर कान धर लिए होते और कोई ढंग का काम अपना लिया होता तो शायद इस अगवा की नौबत ना आती। मैं अभी इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि हमारी गाड़ी शहर के एक बड़े होटल के गेट में दाखिल हुई। गाड़ी से उतरते हुए सलामत खान ने कहा, इखलाक साहब, आप समझदार आदमी हैं, यहाँ ज़रा समझदारी का सबूत दीजिएगा। कोई ऐसा काम ना कीजिएगा कि मुझे कोट की जेब में हाथ डालना पड़े। मैं वाकई समझदार आदमी था। मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा है। मैंने फर्मा बरदारी से असबात में गर्दन हिलाई। जी बेहतर, इस होटल में हमारे पास एक कमरा है, वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। अभी आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा, आप नाश्ता कर लें, फिर जैसे हिदायत मिलेगी वैसा करेंगे। मैंने उससे ये ना पूछा कि उसे हिदायत कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। उससे ये पूछना बेकार ही था। वो भला कहाँ बताता। उस बड़े होटल का कमरा देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसकी हर चीज़ देखने वाली थी। मैंने कमरे का बड़ा तनकीदी नज़र से जायज़ा लिया। सोचा, इस अगवा का कोई मुस्बत पहलू तो निकला। मैंने इसी बहाने इस होटल के कमरे को देख लिया, वरना ऐसी जगहों पर एक गरीब आदमी का गुज़र कहाँ। नाश्ते के बाद सलामत खान ने मुझसे जाने की इजाज़त चाही। कहने लगा, इखलाक साहब, अब आप यहाँ कुछ देर आराम करें, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। कमरा बाहर से बंद कर जाऊँगा। उम्मीद है आप होटल की इंतज़ामिया को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे ये लड़का यहाँ रहेगा, आपकी खिदमत करेगा। ये मार्शल आर्ट का माहिर है, इसका इतना ही तारुफ काफ़ी है। भाई सलामत, आपको गुफ्तगू का खूब सलीक़ा है। सख्त से सख्त बात भी इतने नर्म व मुलायम लहजे में कहते हो कि आदमी गुस्सा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ये बताना पसंद करेंगे? मैं हिदायत लेने जा रहा हूँ, सलामत खान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर मुझे दरवाज़ा खुलने, बंद होने और दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज़ आई। फिर सन्नाटा तारी हो गया। मैंने उस लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा। ये वही नौजवान था जिसने मुझे घर से बुलाया था। उसी नौजवान ने मुझे गाड़ी में धक्का भी दिया था और फिर उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। उस लड़के की उम्र 24-25 साल रही होगी। ये उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, अपना मुस्तकबिल संवारने की थी। ये उम्र जराइम की दुनिया में आने की हरगिज़ ना थी। ये नौजवान मुझे अपने रख रखाव और शक्लो सूरत के एतबार से किसी अच्छे घराने का चश्मो चराग मालूम हो रहा था। सलामत खान के जाने के बाद वो अभी तक खड़ा था, शायद मेरी इजाज़त का मुंतज़िर था। इस बात का ख्याल आते ही मैंने फ़ौरन कहा, साहबजादे, आप तशरीफ़ रखें। जी सर, थैंक यू। वो अपना एक हाथ सीने पर रखकर ज़रा मुअत्तबाना झुका और फिर सोफ़े पर बैठ गया। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी नज़रें सामने दीवार पर थीं। साहबजादे, आपका नाम क्या है? मैंने खामोशी तोड़ी। आशिक, उसने बड़े अदब से जवाब दिया। मियाँ, मैंने आपका पेशा नहीं, नाम पूछा है, मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। सर, मेरा नाम आशिक ही है, आशिक हुसैन, उसने संजीदगी से जवाब दिया। पढ़ते हो? मैंने सवाल किया। किस क्लास में? पढ़ता था, छोड़ दिया इंटर करके। सलामत खान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं, मैं साहिब का बॉडीगार्ड हूँ। सलामत खान के मुहाफिज हो, मैंने कहा।
लेकिन सलामत खान को हिफाजत की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है, उनके दुश्मन वगैरह बहुत हैं क्या? ये सवाल आप बराह रास्त उनसे करें सर, आशिक हुसैन ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे वो सवाल तो कर सकता हूँ जिनका ताल्लुक आपसे है। जी सर, ज़रूर, उसने कहा। आपने जब मेरे घर की घंटी बजाई थी तो मुझसे कहा था कि सेठ इकराम आपको बुलाते हैं, लेकिन गाड़ी में तो सेठ इकराम नहीं थे। क्या ऐसा तो नहीं कि सलामत खान ही सेठ इकराम हैं? जी नहीं सर, सलामत खान साहब सेठ इकराम नहीं हैं, उसने जवाब दिया। फिर आपने गलत बयानी से क्यों काम लिया? मैंने उसे टोका। मुझे यही हिदायत की गई थी, उसने बताया। भाई, इस हिदायत ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। एक तरफ सलामत खान कहीं से हिदायत लेने गए हैं, दूसरी तरफ से तुम किसी की हिदायतकारी में अपना किरदार अदा कर रहे हो। आशिक हुसैन, ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई, इस पर कुछ रोशनी डालो। मुझे आखिर क्यों अगवा किया गया है? मैंने बड़ी मिस्कीन सूरत बनाकर कहा। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सवाल भी आप बराह रास्त साहिब से करें। अच्छा भाई, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। आशिक हुसैन, तुम इस गुरोह में कब से शामिल हो? कुछ देर खामोश रहकर मैं फिर बोला। गुरोह से क्या मुराद है आपकी? उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। सलामत खान साहब इस शहर की एक बहुत बड़ी फर्म के डायरेक्टर हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। अच्छा, मैंने हैरत से आंखें फैलाईं। और सेठ इकराम? वो इस फर्म के मालिक हैं, आशिक हुसैन ने बताया। क्या तुमने कभी सेठ इकराम को देखा है? जी नहीं। क्यों, वो दफ्तर नहीं आते क्या? जी नहीं, वो दफ्तर नहीं आते। उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है, उसने बताया। आशिक हुसैन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम किन लोगों में फंसे हुए हो? जी हाँ, उसने मुस्कुराकर असबात में गर्दन हिलाई। किन लोगों में? मैंने पूछा। बहुत अच्छे लोगों में, उसने हंसते हुए कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अगवा किया गया है? क्या अगवा करने वाले भी कभी अच्छे हो सकते हैं? ये ठीक है कि आपको घर से आपकी मर्जी के खिलाफ लाया गया है, लेकिन आप ज़रा ये सोचें, आपको जिस इज़्ज़त व एहतराम के साथ लाया गया है, क्या अगवाशुदा शख्स को इसी इज़्ज़त व एहतराम के साथ लाया जाता है? आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अगवा करने वाले हमेशा अंधे बहरे होते हैं और कुछ नहीं देखते और ना ही कुछ सुनते हैं। बस उनके हाथ चलते हैं या ज़बान चलती है, जबकि हम लोग आपके सामने अंधे हैं, ना बहरे, बल्कि गूंगे हैं और मफलूज भी। मेरी परेशानी की असल वजह यही है कि मुझे अगवा तो किया गया है, लेकिन बर्ताव मेरे साथ आला शख्सियत जैसा है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं यही जानना चाहता हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं आशिक हुसैन को बातों में लगाकर उसकी ज़बान से कुछ ना कुछ उगलवा लूँगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं उससे बात करता रहा। वो बड़े इत्मीनान से हर बात का जवाब देता रहा। उसका हर जवाब मुझे रोशनी में लाने के बजाय अंधेरों में भटकाता रहा। वो अपनी उम्र के मुकाबले में बड़े पुख्ता जहन का मालिक था। मैं जिसे कच्चा समझा था, वो बड़ा पक्का निकला। उससे मायूस होकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और नर्म मुलायम बेड पर आराम से पांव फैलाकर लेट गया और इंतज़ार करने लगा। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे में चाबी लगाने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुला और सलामत खान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। कहिए इखलाक साहब, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, मैंने आशिक हुसैन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं जानता था कि आशिक हुसैन की मौजूदगी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सलामत खान ने मुझे गहरी नज़रों से देखा। मैं उसकी बात का मतलब बिल्कुल ना समझा। मैंने वजाहत चाहने के लिए लब खोले ही थे कि उसने अपने ब्रीफ केस में से एक सादा कागज़ निकालकर मेरे सामने रखा और मेरे हाथ में कलम देता हुआ बोला, इखलाक साहब लिखें। क्या लिखूं? मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तलाक लिखूं या जायदाद लिखूं? आखिर क्या लिखूं? हम जानते हैं कि आपके पास जायदाद नाम की कोई चीज़ नहीं। आपकी बेगम हमारे लिए काबिल एहतराम है, लिहाजा तलाक का भी मसला नहीं। आप वो लिखें जो मैं लिखवाता हूँ। जी फरमाइए। मैंने बड़ी सादतमंदी से कागज़ कलम संभाल लिया। मैं जन्नत में हूँ, सलामत खान ने लिखवाना शुरू किया। बड़ी मॉडर्न जन्नत है। मैंने कमरे की दीवारों पर नज़र डालते हुए लिखा, मैं जन्नत में हूँ। मेरी बात सुनकर वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैं जन्नत में हूँ और खुश हूँ। तुम भी खुश रहना। तुम्हारी निगरानी के लिए फरिश्ते मामूर कर दिए गए हैं। बस इसके नीचे अपने दस्तखत कर दें। मैंने उस कागज़ पर बिला झिझक अपने दस्तखत कर दिए और कागज़ उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, सलामत खान, इसका क्या मतलब है? सलामत खान ने वो कागज़ मेरे हाथ से ले लिया।
उसने बगैर कुछ जवाब दिए वो कागज़ तय करके लिफाफे में बंद किया, लिफाफा जेब में रखा और आशिक हुसैन को बाहर चलने का इशारा किया। आशिक हुसैन के साथ वो खुद भी बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन ताले में चाबी लगाने की आवाज़ ना आई। इससे मैंने अंदाज़ा किया कि वो दोनों दरवाजे पर ही खड़े होकर बात कर रहे हैं। 1-2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सलामत खान अंदर आ गया, लेकिन आशिक हुसैन जा चुका था। अब आप मुतमईन हो जाएं, सलामत खान ने इत्मीनान से बैठते हुए कहा। किस बात से? मेरी समझ में कुछ ना आया। मैंने आपका पैगाम आपकी बेगम के नाम भिजवा दिया है। अच्छा, तो वो पर्चा आपने मेरी बीवी के लिए लिखवाया था? मैंने कहा। तो आप क्या समझे? वो बोला। मेरी समझ में तो आज कुछ नहीं आ रहा। आपसे पूछता हूं तो बताते नहीं, लिहाजा मैंने बगैर समझे ही आपने जो कहा लिख दिया। लेकिन इस तरह का ख़त भेजकर आपने गलती की है। आप परेशान थे ना कि आपकी बेगम परेशान होंगी, उनके इत्मीनान के लिए आपकी तहरीर भेज दी है। बाकी मैंने आशिक हुसैन को समझा दिया है। मेरा ख्याल है कि अब आपको अपनी बेगम की तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कॉफ़ी पियेंगे? कॉफ़ी तो मैं ज़रूर पीऊँगा, मैंने कहा। आप मेरी बीवी से वाकिफ़ नहीं हैं। जिस ज़बान में आपने उसे ख़त लिखवाया है वो ज़बान उसके फ़रिश्तों को भी नहीं आती। वो 2 और 2 4 की औरत है। उसे सारी बात सीधे और साफ अंदाज में समझाना पड़ती है। सलामत खान ने उठकर फ़ोन पर रूम सर्विस को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और मुस्कुराता हुआ कहने लगा, आप फ़िक्र ना करें, हमें हर किस्म के लोगों से डील करना आता है। और ये बात उसने बिल्कुल सही कही थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि सलामत खान ने मेरी बीवी को उसी ज़बान में समझाया था जो वो समझती थी। ख़त तो महज शनाख्त के लिए था। घंटी बजाने पर मेरी बीवी परवीन ऊपर से उतरी। दरवाज़ा खोला तो उसने दरवाजे पर एक खुशपोश नौजवान को पाया। खुशपोश नौजवान आशिक हुसैन ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और कहने लगा, आंटी, मैं इखलाक साहिब का ख़त लाया हूँ आपके नाम। ख़त का जिक्र सुनकर मेरी बीवी का चेहरा फ़ख हो गया। वो घबरा कर बोली, उस ख़त में क्या है? कहीं तलाक़नामा तो नहीं है? इखलाक ने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली? और तुम कौन हो? क्या उसके साले हो? नहीं आंटी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं साला नहीं हूँ। आप पहले ख़त पढ़ लें। आशिक हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओए ख़त क्या पढ़ लूँ खाक? वो कहाँ हैं? सुबह किसी के घंटी बजाने पर नीचे उतरे थे, अभी तक नहीं पलटे। परवीन ने लिफाफा खोलते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि हामिद मियाँ के यहाँ होंगे, शतरंज खेल रहे होंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही चक्कर मालूम होता है। हैं? ये क्या लिखा है? मैं जन्नत में हूँ। अरे लड़के, क्या वो गुजर गए? और तुम कौन हो? जन्नत से आए हुए फरिश्ते हो? अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? पड़ोसन को बुलाऊं? आंटी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाए देता हूं। आप मेरी बात गौर से सुने। आपने ख़त तो पूरा पढ़ लिया ना? हाँ हाँ, पढ़ लिया। इखलाक साहब की तहरीर भी पहचान ली? हाँ, ज़िंदगी गुजर गई उनकी तहरीरें देखते। मैं नहीं पहचानूंगी तो और कौन पहचानेगा? उसने बड़े यकीन से कहा। ठीक है। ये कहकर आशिक हुसैन ने अपने कोट की जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और परवीन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इखलाक साहिब ने यह लिफाफा और भेजा है। अरे इसमें क्या है? परवीन ने लिफाफा लेते हुए कहा और जल्दी से लिफाफा खोला। रुपए? जी आंटी, रुपए पूरे 50,000 हैं, आशिक हुसैन ने बताया। 50,000? कल तक तो उनके पास 500 रुपए नहीं थे। मैंने एक सूट बनाने की फरमाइश की थी तो टका सा जवाब दे दिया था। अब ये इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये बड़े पुरस्कार आदमी हैं, मैं उन्हें आज तक नहीं समझ पाई। ये पैसे उनके नहीं, कंपनी के मालिक ने आपको भिजवाए हैं। अरे ये कंपनी बहादुर कहाँ से पैदा हो गई और मुझे क्यों भिजवाए हैं? शायद आप नहीं जानती कि आपके शौहर को अगवा कर लिया गया है। हैं? ये क्या कह रहे हो? अगवा भी कर लिया है और अगवा करने वालों ने पैसे भी भिजवाए हैं? अरे ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन उन्हें अगवा क्यों किया गया है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये मुझे नहीं मालूम। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे भेजते जिसे कुछ मालूम होता। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 50,000 रुपये आपके हैं, इन्हें जिस तरह चाहें खर्च कीजिए। इखलाक साहिब हमारे पास हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तरफ से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस सिलसिले में पुलिस वगैरह को भी जहमत ना दी जाए, वरना दूसरी सूरत में आपके शौहर की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। मेरा ख्याल है आंटी, आपने मेरी बात समझ ली होगी। फिर एक हैरतनाक बात हुई।
जो औरत मुझसे ज़िंदगी भर पैसे के लिए लड़ती रही थी, हर वक्त अपनी ख्वाहिशों और आरजुओं का तस्करा करती रही थी, तकमील ना पाने वाली फरमाइशों का रोना रोती रही थी, 50,000 रुपये पाकर मेरे ख्याल में उसे खुश हो जाना चाहिए था। हैरत की बात यही थी कि वो इतने सारे रुपए देखकर बिल्कुल खुश ना हुई। उसने आशिक हुसैन को रुपयों का लिफाफा वापस करते हुए कहा, मुझे ये रुपए नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले जाओ, मुझे मेरा शौहर चाहिए। तब आशिक हुसैन ने ज़बरदस्ती वो लिफाफा उसके हाथ में थमाया और वापस चला आया। जब आशिक हुसैन ने मुझे ही सारी बातें सुनाई तो मैं बहुत देर तक परवीन के बारे में सोचता रहा। एक एक पैसे के लिए तड़पने वाली औरत अंदर से कितनी मजबूत थी, कितनी प्यारी थी, ये मुझे अगवा होकर मालूम हुआ। कभी कभी तकरीब से भी तामीर का पहलू निकल आता है। कुछ देर के बाद कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद सलामत खान ने 2-3 टेलीफ़ोन किए। टेलीफ़ोन कुछ कारोबारी नौइयत के थे। दोपहर को हमने होटल ही में खाना खाया, कुछ देर आराम किया, फिर शाम की चाय पीकर 4 बजे के करीब टेलीफ़ोन की घंटी बजी। सलामत खान ने बहुत मुख्तसर बात की, बस उसने 1-2 बार अच्छा कहा और रिसीवर रख दिया। इखलाक साहिब, क्या ख्याल है, अब यहाँ से चलें? सलामत खान ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदाज ऐसा था जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि अभी मज़ीद होटल में ठहरना है या बाहर चलें। भाई सलामत, मैं तो आपके रहमो करम पर हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, यहाँ से बंगले पर चलते हैं, वहाँ चलकर सोचेंगे कि आइंदा क्या करना है। उसने अपना ब्रीफकेस उठाते हुए कहा, आइए चलें। मैं किसी सादतमंद बच्चे की तरह उसके साथ हो लिया। मेरी सादतमंदी देखकर उसे अपने कोट की जेब में हाथ डालकर धमकी देने की ज़रूरत ना पड़ी। हम लोग होटल से बाहर आए तो एक जीप हमारी मुंतज़र थी। ड्राइवर हमें देखते ही फ़ौरन गाड़ी से बाहर आ गया। हम नज़दीक पहुंचे तो उसने फ़ौजी अंदाज में सैल्यूट मारा। हाँ शेर खान, कैसे हो? सलामत खान ने तौसीफ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह का शुक्र है, शेर खान ने जीप का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। सलामत खान ने मुझे जीप में सवार होने का इशारा किया। मेरे बैठने के बाद सलामत खान अंदर आया और शेर खान ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और खिड़की में मुंह डालकर बोला, कहाँ जाना है सर? बंगले पर, सलामत खान ने जवाब दिया। मैंने शेर खान को बहुत गौर से देखा। वो लंबे कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। उम्र भी उसकी खासी थी। लंबा चेहरा, सुतवा नाक, शिकन आलूद पेशानी, झुर्री ज़दा चेहरा, पीछे की तरफ बने बाल, होंठों पर बारीक सी मुस्कुराहट, मगर तेज़ आंखें भारी, पपूटे भारी और मजबूत हाथ। इसके अलावा जो सबसे हैरान करने वाली बात उसके चेहरे पर थी वो था पसीना। जब उसने खिड़की में मुंह डाला तो मैंने उसकी नाक और थोड़ी से पसीने की बूंदें गिरते देखीं। पसीने में नहाया हुआ चेहरा देखकर मुझे एकदम गर्मी का एहसास हुआ। मौसम गर्म ज़रूर था लेकिन इतना गर्म ना था कि चेहरा यूं अर्क आलूद होता। सलामत खान का और मेरा चेहरा साफ था। सलामत खान का जवाब सुनकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने एक कपड़े से अपना चेहरा अच्छी तरह साफ किया। जीप चली तो मुझे अचानक आशिक हुसैन का ख्याल आया। उसे सलामत खान ने मेरे घर भेजा था, जाने वहाँ क्या हुआ हो। आशिक हुसैन ने मेरी बीवी से मुलाकात का हाल मुझे 2-3 दिन बाद सुनाया था, और वो भी ज़रूरतन। शायद सेठ इकराम की हिदायत पर उस वक्त मैं मुकम्मल अंधेरे में था और सोच रहा था कि परवीन मेरे इस तरह अचानक गायब होने पर किस कदर परेशान होगी। तब मैंने सलामत खान से बराह रास्त तो ये नहीं पूछा कि तुमने आशिक हुसैन को मेरे घर भेजा था तो वहाँ क्या हुआ। हो सकता है वो बताने से इनकार कर दे तो खामखा शर्मिंदगी होगी। मैंने सिर्फ इतना पूछा, आशिक हुसैन कहाँ है? सलामत खान ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे बड़े गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरे सवाल की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा था। उसका काम ख़त्म हो गया, वो चला गया। सलामत खान ने बिलाखिर मुझे जवाब दिया, अब शायद ही आपसे उसकी मुलाकात हो। इस जवाब के बाद अब सलामत खान से कुछ पूछना बेकार था, लिहाजा मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। जब गाड़ी एक बंगले के गेट पर रुकी तो मुझे ये अंदाज़ा तो था कि यह पोश इलाका है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता कि इस बंगले का पता बताओ तो पता बताना तो दूर की बात है, मैं इस बंगले पर पहुंच भी नहीं सकता था और रास्ते मुझे कभी याद नहीं रहते। गाड़ी के हॉर्न देते ही फौरन बंगले का दरवाज़ा खुला। जीप अंदर दाखिल हो गई। शेर खान ने पहले अपने चेहरे का पसीना साफ किया, फिर गाड़ी से उतरा। इतनी देर में दूसरा मुलाजिम जिसने बंगले का गेट खोला था, जीप का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। सलामत खान और मैं गाड़ी से बाहर आ गए। 1000 गज के प्लॉट पर बना हुआ यह बंगला 2 मंजिला था। सामने खूबसूरत लॉन था जहाँ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। घास मखमल की तरह बिछी हुई थी। शेर खान, इन्हें ऊपर ले जाओ, सलामत खान ने शेर खान को हुक्म दिया।
फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, इखलाक साहिब, आप ऊपर चलकर आराम करें, यहाँ इत्मीनान से रहें। सेठ इकराम की आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैंने सलामत खान की बात का कोई जवाब ना दिया, ना उससे कोई सवाल किया। अब मैं सवाल करने की पोजीशन में था, ना जवाब देने की। मुझे हर सूरत में फर्मा बरदार रहना था या फिर जान गंवानी थी। मैंने सलामत खान की बात का कोई जवाब ना दिया, ना उससे कोई सवाल किया। ये एक खूबसूरत और आरामदेह कमरा था। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इस कमरे को किसी 5 स्टार होटल के कमरे की तरह सजाया गया था। कमरे में कलर टेलीविज़न तो था ही, ट्रॉली में वीसीआर भी झांक रहा था और टेलीविज़न के पीछे ट्रे से रैक में बेशुमार कैसेट लगे हुए थे। खैर, ये मेरी दिलचस्पी की चीज़ ना थी। वीसीआर और फिल्मों से मुझे कतन कोई दिलचस्पी ना थी। मेरे घर में वीसीआर मौजूद था, फिल्मों के कुछ कैसेट भी थे, बाहर से कैसेट भी आते रहते थे, लेकिन मैं टेलीविज़न के सामने कभी ना बैठता। अलबत्ता परवीन को फिल्मों का बड़ा शौक़ था और रोज़ाना वो एक फ़िल्म ज़रूर देखती थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि फ़िल्म देखे बगैर उसे नींद नहीं आती थी। जब वो फ़िल्म देख रही होती तो मैं कोई किताब पढ़ रहा होता। कोई बहुत ही अच्छी फ़िल्म होती तो वो मेरे हाथ से किताब छीन कर बेड पर फेंकती और मेरा हाथ पकड़कर टेलीविज़न के सामने ले जाती। अरे बहुत खूबसूरत फ़िल्म है, ज़रा देखें तो। परवीन के कहने पर मैं टेलीविज़न के सामने बैठ जाता और फिल्म कितनी ही दिलचस्प क्यों ना होती, मैं फिल्म देखते देखते ओंगने लगता। मेरी इस बात से परवीन को बहुत चिढ़ थी। वो मुझे सोता देखकर मुझे ज़ोर से हिलाती और हाथ जोड़कर कहती, जाएं बाबा जाएं, आप अपनी किताब पढ़ें, मैं अकेले ही फिल्म देख लूँगी। तब मैं मुस्कुराता हुआ अपने बेड पर आ जाता और खामोशी से किताब उठाकर पढ़ने लगता। किताबों में मेरी जान थी। जिस तरह परवीन को फिल्म देखे बगैर नींद नहीं आती, वैसे ही मुझे भी किताब पढ़े बगैर नींद नहीं आती थी। किताबें मेरे लिए नशा थीं तो फिल्में उसके लिए नशा। इस कमरे में वीसीआर और फिल्मों के बेशुमार कैसेट देखकर मुझे बेख्तियार परवीन की याद आ गई। वो इस वक्त अगर इस कमरे में होती तो फिल्मों के कैसेटों पर टूट पड़ती। इस कमरे में सब कुछ था, नहीं थीं तो किताबें। मुझे जब सुबह घर से उठाया गया तो मैं उन कपड़ों में था जिन्हें मैं रात को पहनकर सोया था। कपड़े शिकन आलूद थे। इस हसीन कमरे में वो कपड़े किसी टाट के पेवन की तरह महसूस हो रहे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं फ़ौरन लिबास तब्दील कर लूं। मैं हमेशा रेडीमेड सूट पहनने का आदी था। मेरे पास बेशुमार शलवार कमीज़ थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मार्केट में कोई नई चीज़ आती हो और वो मैंने ना खरीदी हो। किताबें और कपड़े मैं ढूंढ ढूंढ कर ख़रीदता था। मुझसे गलती हो गई। आशिक हुसैन मेरे घर गया था, उसके हाथ अपने 2-4 सूट ही मंगवा लेता। फिर मुझे अपनी सोच पर कहका लगाने को जी चाहा। हुस्ने सलूक और अच्छी रिहाइश ने लाशऊरी तौर पर मुझे इतना मुतासिर किया था कि मैं यहाँ से रिहाई के बजाय यहाँ रहने के बारे में सोच रहा था। मुझे अगवा किया गया था। मैं नामालूम लोगों की कैद में था। ये ठीक है कि इस कैद में मुझे एक लाश दे दी गई थी, लेकिन मैं था तो उनके रहमो करम पर। ऐसे हालात में लिबास तब्दील करने की ख्वाहिश करना कुछ अजीब सी बात थी। असल में मेरा मिजाज ही ऐसा था कि मैं शिकन आलूद कपड़े ज़्यादा देर नहीं पहन सकता था। शेरखान कमरे में मेरे साथ आया था, लेकिन वो कब वापस हुआ इसका मुझे एहसास ना हुआ। मैं कमरे की खूबसूरती में गुम हुआ तो शेरखान दरवाज़ा बंद करके कमरे से गुम हुआ। मैं बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजे में लगे हैंडल को घुमाया। दरवाज़ा मुक़फ़िल था और ये कोई हैरत की बात ना थी। दरवाजे से पलटकर मैं बेड की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ थकन सी हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद मैं कुछ देर सोता ज़रूर था। आज की दोपहर सलामत खान के साथ गुजरी थी। इस वक्त मुझे नींद आ रही थी। मैं बेड पर लेट गया और फिर सो गया। फिर मेरी आंख इंटरकॉम की आवाज़ पर खुली। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। 6 बज रहे थे। मैं फ़ौरन उठा। सामने छोटी मेज़ पर इंटरकॉम रखा था। उस इंटरकॉम के साथ टेलीफोन भी था। काले रंग के उस टेलीफोन सेट में ताला पड़ा था। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। जी, इखलाक साहिब, मैं शेरखान बोल रहा हूँ। जी जी, फरमाइए। आप रात का खाना कितने बजे तक खाएंगे? मैं तो 8 बजे खाता हूँ रात का खाना। अगर आप अपनी पसंद की कोई चीज़ खाना चाहें तो हमें बता दें। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दुनिया की हर चीज़ खा लेता हूँ। जी, बहुत बेहतर, शेरखान ने बड़े मौतबाना अंदाज से कहा और इंटरकॉम बंद कर दिया। मैंने इंटरकॉम के रिसीवर को देखा और फिर उसे ज़ोर से रख दिया। फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला, वाह भाई वाह, खूब फंसे इखलाक अहमद। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाया। नहाकर दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनने को दिल ना चाहा,
लेकिन क्या करता, मजबूरन पहनने पड़े। अभी 7 बजने में 2 मिनट बाकी थे। मैंने टेलीविज़न खोल दिया, सोचा खबरें ही देख लूं। मुझे सियासत से बहुत दिलचस्पी थी। मुल्क की सियासत के अलावा आलमी हालात से भी मुझे अच्छी खासी वाकफियत थी। आने वाले ने मुझे बड़ी दिलचस्पी और गौर से देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। मैं इकराम हूँ इखलाक साहब, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँची? उसने बड़े नरम व मुलायम लहजे में कहा। ओह, आप सेठ इकराम हैं। मैंने उसका नाम सुनकर टेलीविज़न ऑफ कर दिया और बेड पर बैठ गया। सेठ इकराम मेरे सामने सोफे पर बैठ चुका था। फिर उसने इंटरकॉम पर कोई नंबर मिलाकर कहा, कॉफ़ी, और रिसीवर रख दिया। मैंने उसे गौर से देखा। सेठ इकराम एक खूबसूरत आदमी था, जवान था, स्मार्ट था। जिस्म पर उसके एक कीमती सूट था। कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई थी उसमें हीरे जगमगा रहे थे। अंगूठी में बेशकीमत पत्थर था। सेठ इकराम की शख्सियत की सबसे बड़ी खुसूसियत यह थी कि उसके चेहरे पर करख्तगी बिल्कुल ना थी। वो मुस्कुराता तो उसके चेहरे की मासूमियत और बढ़ जाती। उसे देखकर कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि ये कोई जराइम पेशा आदमी है। सेठ इकराम, मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? मैंने इजाज़त चाही। जी जी फरमाएं, मैं आपके पास कुछ सुनने और कुछ सुनाने ही के लिए आया हूँ। पहले तो मैं अपनी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि आपने जिस आदमी को अगवा करवाना था, क्या वो शख्स मैं ही हूँ? मेरा मतलब है, मेरी बात पूरी ना हो सकी। उसने बात काट दी। मैं आपका मतलब समझ गया इखलाक साहब। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने किसी गलत आदमी को अगवा नहीं किया। वैसे आप इसे अगवा का नाम क्यों देते हैं? हम जिस इज्जत व एहतराम से आपको लाए हैं, इस तरह कौन किसी को लाता है? चलिए, आप इसे अगवा कहने पर ही मुसिर हैं, तो फिर इसे वीआईपी अगवा कहिए। उसने हंसते हुए कहा। वीआईपी अगवा? मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये तो किसी स्टेज ड्रामे का नाम मालूम होता है। चलिए, हमने आपको एक उन्वान दे दिया, अब आप स्टेज ड्रामा लिखिए। कभी लिखा है आपने ड्रामा? ड्रामा तो मैं बाद में लिखूंगा, फिलहाल उस ड्रामे से निमट लूं जो मेरे साथ हो रहा है। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार कहका लगाया। अब आपको यकीन हुआ कि हमने सही आदमी को अगवा किया है। मेरा मतलब है वीआईपी अगवा। इसका मतलब है कि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। जी बिल्कुल, सेठ इकराम ने पुरतस्दीक लहजे में कहा। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और अब से नहीं, मेरा ख्याल है 20-22 साल से। आप मुझे 20-22 साल से जानते हैं? मेरे ऊपर हैरत का पहाड़ टूटा। जी हाँ, ये और बात है कि मैंने आपको देखा आज है। मेरा ख्याल था कि आप कोई मुअम्मर शख्स होंगे, लेकिन मेरे अंदाजे के बरक्स आप खासे जवान निकले। आपको मेरे बूढ़ा होने का एहसास कैसे हुआ? आपकी तहरीरें पढ़कर यही अंदाज़ा होता है कि जैसे आप खासी उम्र के आदमी हैं। आपने मेरी तहरीरें पढ़ी हैं? इखलाक साहब, मैं आपका फ़ैन हूँ। शायद ही कोई कहानी आपकी ऐसी हो जो मेरी नज़र से ना गुजरी हो। उसने मुझे पुरशौक निगाहों से देखते हुए बताया। ओह, सच्ची बात है। अब तक मैं यही समझ रहा था कि सेठ इकराम ने मुझे किसी गलत फहमी के तहत अगवा करा लिया है, लेकिन अपनी कहानियों के बारे में जिक्र सुनकर मुझे अब यकीन हो गया है कि उसने ठीक आदमी को अगवा किया है। अब सवाल ये था कि एक कहानी नवीस को अगवा करने की उसे ज़रूरत क्यों पेश आई? सेठ इकराम मेरे अगवा की वजह बताना पसंद करेंगे? अब मैंने बराह रास्त सवाल किया। वो कुछ जवाब देने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, सेठ इकराम ने कहा। शेर खान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे उसने मेज़ पर रखी। मैंने उसका चेहरा देखा। वो पसीने में भीग रहा था। उसने अपनी वॉस्केट की जेब से रुमाल निकालकर पसीना साफ किया। कॉफ़ी बनाओ, सेठ इकराम ने उसे हुक्म दिया। वो मेज़ के नज़दीक बैठकर कॉफ़ी बनाने लगा। आजकल आप क्या लिख रहे हैं? उसने पूछा। मैं समझ गया वो शेर खान की मौजूदगी में मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहता। एक नॉवेल पर काम कर रहा हूँ, मैंने कहा। सर, कॉफ़ी में चीनी कितनी डालूं? शेर खान मुझसे मुखातिब था। 1 चमचा, लेकिन दूध ज़्यादा डालिएगा। मैं ज़्यादा दूध की कॉफ़ी पीता हूँ। जी बेहतर, शेर खान ने कहा। शेर खान कॉफ़ी बनाकर कमरे से रुखसत हो गया। मैंने देखा कि सेठ इकराम की कॉफ़ी में दूध था ना चीनी। फिर मैंने ये भी देखा कि शेर खान ने वापस जाते हुए रुमाल से एक मरतबा अपना चेहरा और साफ किया। मैंने आपको यहाँ बुलाने की क्यों जहमत दी, ये बताने से पहले मैं आपकी एक कहानी का जिक्र करना चाहूँगा। सेठ इकराम ने मेरे सवाल का जवाब दिया। उस कहानी ने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया।
आज मैं जो कुछ हूँ उस कहानी की बदौलत हूँ। अरे ऐसी मैंने कौन सी कहानी लिख दी? मैंने हैरत से कहा। आपको याद होगा, आपने एक कहानी कार की चोरी से मुताल्लिक लिखी थी, जिसमें एक राशि अफसर के घर के दरवाजे से कार चुराने के बाद कार चोर गाड़ी वापस कर जाता है और गाड़ी में किसी नई फिल्म के टिकट रख देता है। जब घर वाले सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले जाते हैं तो वो चोर पूरे घर का सफाया कर देता है और नकदी जेवरात के साथ गाड़ी भी ले उड़ता है। हाँ हाँ, मैंने लिखी थी ये कहानी। वो कहानी मुझे फौरन याद आ गई। लेकिन उस कहानी ने आपकी जिंदगी का रुख किस तरह बदल दिया? उस कहानी को पढ़कर मैंने पहली कामयाब वारदात की। उसकी बात सुनकर मैं मुजस्सिम सवाल हो गया। जी हाँ, पहले मैंने गाड़ी चुराई, फिर सिनेमा के टिकट रखकर गाड़ी वापस कर दी। सब लोग फिल्म देखने चले गए तो मैं इत्मीनान से घर में दाखिल हुआ। वहां से मुझे तकरीबन 3-4 लाख का माल मिला, नकदी, जेवरात, प्राइस बॉन्ड। वो घर भी एक राशि अफसर का था। उस वारदात ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। मैं जो रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखा करता था, उस वारदात ने मेरे ख्वाबों की तकमील कर दी, मुझे मेरी मंजिल दिखा दी। फिर मैं इस राह पर चल पड़ा। 2-3 बार जेल की हवा भी खाई, लेकिन मैं रोज़ बरोज़ पुख्ता होता गया। कल का एक मामूली क्लर्क आज आपके सामने सेठ इकराम की सूरत में बैठा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आप मेरे बिलवास्ता उस्ताद हैं। उसकी बातें सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मैंने कांपते हाथों से कॉफ़ी का मग रखा। ये बात सुनकर मुझे बड़ा सदमा हुआ। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपको जुर्म करना सिखाया? मैंने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपने मुझे जुर्म करना सिखाया, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी एक कहानी से मैंने जुर्म करना सीखा। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने हाथ मलते हुए कहा। यह वाक़या मैंने भी किसी से सुना था। मैं जो कुछ लिखता हूँ वो मेरे जहन की तख्लीक नहीं होता, बल्कि इस दुनिया की तख्लीक होता है। ज़िंदगी में रोज़ाना होने वाले वाक़यात को हमारा हसास जहन रिकॉर्ड करता रहता है। इसी जमाशुदा खाम माल से कहानी जन्म लेती है। मैंने कभी किसी जुर्म को खुशनुमा बनाकर नहीं पेश किया। मेरी कहानी में मुस्बत पहलू ज़्यादा उजागर होता है। मैंने इस कहानी में भी यही बताने की कोशिश की थी। उसे अचानक चोर ले उड़ते हैं। फिर चोरी का अनोखा तरीका बताकर अपने कारीन को होशियार किया था। पुलिस को भी इस नौयत की वारदात से आगाह करने की कोशिश की थी। अफसोस कि इस कहानी से पुलिस ने कोई मुस्बत नतीजा अखज़ न किया। पढ़ने वाले होशियार हुए, अगर हुए हों तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक मुजरिमाना जहन ने इससे फ़ायदा उठा लिया और ये बात मेरे लिए सदमे का बाइस है। मैं जज्बात की रौ में बोले जा रहा था और वो बड़े तहम्मुल से होंठों पर मुस्कुराहट सजाए मेरी बात सुन रहा था। ये बात मेरे लिए अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। छुरी बनाने वाले ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि लोग इससे सब्जी काटने के बजाय लोगों के गले काटेंगे। वीसीआर बनाने वाले ने यह कभी ख्याल ना किया होगा कि लोग इस पर मालूमाती प्रोग्राम देखने के बजाय सिर्फ उल्टी सीधी फिल्में देखेंगे। आपने मेरी कहानी का गलत इस्तेमाल किया है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं। मैं इसी तरह जराइम से पर्दा हटाता रहूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। मैंने बड़े फैसलाकुन अंदाज में कहा। आपने मेरी बात का गलत मतलब लिया। मैंने आपको कसूरवार नहीं ठहराया। मैं तो सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। ये बड़ा भयानक इजाफा है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। इतनी जल्दी परेशान हो गए? अभी और सुनिए। आपने अभी सवाल किया था कि मैंने आपको अगवा क्यों किया है, तो मैं अब आपको इस सिलसिले में बताता हूँ। ये आइडिया भी मैंने आपकी एक कहानी से लिया है। आपको वो कहानी याद नहीं, अभी हाल ही में छपी है। उस कहानी में आप ही की तरह का मुसन्निफ है जो जराइम की कहानियाँ लिखता है। उस मुसन्निफ को एक जराइम पेशा शख्स अगवा कर लेता है और उससे कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए जराइम की कहानियाँ लिखोगे, और फिर वो उसके दिए हुए आइडियों पर जराइम की दुनिया में तहलका मचा देता है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। अच्छा छोड़ें, ये बताइए कि आपको एक कहानी का मुआवजा कितना मिलता है? उसने पूछा। मैंने मुआवजा बताया। अब आप हमारे साथ आ गए हैं तो जिंदगी आप अब गुजारेंगे किसी बड़े इलाके में। आपका खूबसूरत घर होगा, नौकर चाकर होंगे, नई बीवी होगी, दूसरी शादी करना पसंद करेंगे तो कम उम्र और दिलकश सेक्रेटरी होगी। इस घर में वो सब कुछ होगा जिसका आप तसव्वुर करेंगे। इस खूबसूरत जिंदगी के एवज सिर्फ आप इतना करेंगे कि आइंदा किसी पर्चे के लिए कोई कहानी नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेरे लिए लिखेंगे, और ये कहानी कहीं नहीं शाया होगी। सेठ इकराम, खुदा के वास्ते मुझे ख्वाब ना दिखाएं, मुझे वरगलाएं नहीं। मैं किसी कीमत पर शरीक जुर्म नहीं हूँगा, मैंने बड़े पुरवसूख लहजे में कहा।
अभी आप जज्बाती हो रहे हैं। कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे तो फिर हकीकत पसंदाना अंदाज में सोचने लगेंगे। ये कहकर वो खड़ा हो गया। उसके खड़ा होने के अंदाज में धमकी पोशीदा थी। उसके जाने के बाद बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया। ताले में चाबी घूम गई। मैंने एक गहरा और ठंडा सांस लिया। ए खुदा, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। फिर सोचा, इसमें खुदा का क्या कसूर है। ये तो वो गड़ा है जो खुद मैंने अपने हाथों से खोदा है। मेरा बना हुआ जाल मेरे ही ऊपर आ पड़ा है। खुद अपने दाम में सयाद आ गया। शायद इसी को कहते हैं, क्या ज़रूरत थी ऐसी कहानी लिखने की जिसमें मुसन्निफ जराइम पेशा अफराद का आला कार बन जाता है। अब आइडिया दिया है तो सेठ इकराम का साथ भी दो। लिखो उसके लिए कहानियाँ और हो जाओ माला माल। मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा था। मैं मुट्ठियाँ भींचे टहलता हुआ और सोचता रहा। ठीक 9 बजे मेरे बताए हुए वक्त पर खाना आ गया। ये एक पुरतकल्लुफ़ खाना था। लाने वाला शेर खान ही था। मेज़ पर ट्रे रखकर उसने रुमाल से अपने चेहरे का पसीना साफ किया। शेर खान, तुम इस कदर शर्मिंदा क्यों रहते हो? मैंने उसे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा। मैं समझा नहीं साहब। उसने मुझे सवालिया निगाहों से देखा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा चेहरा हर वक्त पसीने में क्यों नहाया रहता है? सर जी, इस पसीने से मैं खुद बेजार हूँ। ये कोई बीमारी है, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाया। मैंने बहुत इलाज कराया है, शेर खान ने बेजारी से कहा। हमारे शहर में एक हकीम जी थे, बहुत अच्छे हकीम थे। उनकी शोहरत दूर दूर थी। उम्र के आखिरी हिस्से में उन्हें एक बीमारी हो गई थी, हंसने की। वो बात कम करते, हंसते ज़्यादा थे। इस अमल के दौरान वो अपनी इस बीमारी की माजरत भी करते जाते। शादी ब्याह के मौके पर उनकी इस हंसी को बर्दाश्त कर लिया जाता, लेकिन वो मौत के घर में भी क़हक़ह लगाने से बाज न आते। जब उनकी बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ी तो फिर उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया और यूं हंसते हंसते एक दिन उनका इंतकाल हो गया। शेर खान ने बताया, कितना अजीब मरज़ था। मुझे सिर्फ पसीना ही आता है। उन्हें मालीखुलिया हो गया होगा। मैंने अपनी इल्मियत छाड़ने की कोशिश की। जी, शायद इसी किस्म का कोई मरज़ था, और दिलचस्प बात यह है कि उसी मर्ज़ के वो माहिर समझे जाते थे। खैर छोड़िए उस क़हक़ह को। आप खाना खाएं सर। शेर खान ने खाने की तरफ तवज्जो दिलाई। उसके कमरे से निकलने के बाद मैं खाना खाने बैठा तो मुझे फ़ौरन परवीन का ख्याल आ गया। हम दोनों के खाने का वक्त यही था। इधर टीवी पर खबरें शुरू होती और उधर हमारा खाना शुरू हो जाता। मैं और परवीन रात का खाना हमेशा साथ खाने के आदी थे। ये आदत एक लंबे अरसे से चली आ रही थी। आज खाना था, टीवी था, अगर नहीं थी तो मेरी बीवी परवीन। खाते खाते मैंने फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया, लेकिन ये महज वक्ती बात थी। खाने से किसने मुंह मोड़ा है, और आखिर कब तक? मुंह तो खैर सेठ इकराम ने भी मुझसे नहीं मोड़ा, हालांकि मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। अगले 3 दिन बड़े फैसला कुन साबित हुए। उन 3 दिनों में मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल जारी रहा। मुझ पर तरह तरह के नफसियाती हरबे आजमाए गए। शहर के एक बड़े स्टोर से मेरे लिए कपड़े मंगवाए गए। अच्छे सिगरेट और अच्छी शराब की पेशकश की गई। शराब तो दूर की बात, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता था। हाँ, अलबत्ता कभी कभी पान खा लिया करता था। इन नवाजिशात के दौरान सेठ इकराम भी अपनी शक्ल दिखाते रहे। वो घूम फिर कर अपने मौजू पर पहुंच जाते। हाँ इखलाक साहब, फिर कब से शुरू कर रहे हैं हमारे लिए काम? मैं इनकार करता तो वो मुस्कुरा उठते और उनकी उस मुस्कुराहट पर मेरी जान चल कर रह जाती। सलामत खान ने भी एक आध दिन चक्कर लगाया और इधर उधर की बातें करके चला गया। मैं परवीन की तरफ से बहुत परेशान था। उसका जिक्र मैं सबसे करता रहता था। फिर एक दिन आशिक हुसैन आया। उसने मेरी फ़िक्र कम करने के लिए मेरी बीवी से मुलाकात का हाल सुनाया और ये भी बताया कि वो ज़बरदस्ती परवीन को 50,000 रुपये दे आया है। ये सारा वाक़या दोहराने के बाद वो बोला, मैं आज भी आपके घर गया था। मुझे सेठ इकराम साहिब ने भेजा था। कैसी है परवीन? मैंने पूछा। जी वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने आपके नाम में ख़त दिया है, आशिक हुसैन ने बताया। ख़त? मैंने हैरानी से कहा। लाओ, कहाँ है? उसने अपनी पैंट की जेबें टटोल कर एक मोड़ा तोड़ा पर्चा निकाल कर मेरे हाथ में दिया। पर्चा खोलकर मैंने पढ़ा। लिखा था, प्यारे इखलाक, तुम इन लोगों की बात क्यों नहीं मान लेते? आखिर रिसालों के लिए भी तो तुम कहानियां लिखते थे। अगर इनके लिए लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? मैं खैरियत से हूं और तुम्हें याद करती हूं। आज घर से गए हुए तुम्हें 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे लगता है जैसे 3 साल हो गए। अपना ख्याल रखना। और हाँ, ये लड़का मुझे 2 दिन पहले 50,000 रुपये दे गया था। मुझे तुम्हारी आमद का शिद्दत से इंतज़ार है।
देखो, कोई ऐसा कदम ना उठाना कि मैं तुम्हारी सूरत देखने से भी महरूम हो जाऊं। तुम्हारी मुंतज़िर परवीन। इस पर्चे को मैंने पढ़ने के बाद पूरे इत्मीनान से फाड़ दिया और उसके टुकड़े आशिक हुसैन के हाथ पर रख दिए। वो उन टुकड़ों को लेकर कमरे से निकल गया। ये शायद मेरे अगवा के चौथे दिन की बात है। मैं सुबह को बाथरूम से नहाकर निकला तो मैंने कमरे में शेर खान को पाया। मैं दरवाजे ही पर ठिठक गया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। शेर खान झुका हुआ किसी बड़ी सी तस्वीर को एक कपड़े से साफ कर रहा था। नाक की नोक और थोड़ी से पसीने के कतरे टपक रहे थे। हार्डबोर्ड पर चिपकी उस तस्वीर को बड़े इन्हिमाक से साफ कर रहा था, और वो जिस चीज को साफ कर रहा था वो यकीनन खून था। फिर मेरी उस चेहरे पर नजर पड़ी। लंबी आंखों और बारीक भौं वाला चेहरा, बारीक खिंचे हुए होंठ, फैली हुई नाक। उस चेहरे की आंखों में बड़ी पुरस्कारियत थी। आदमी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। शेर खान ने तस्वीर को झुका रखा था और मैं सामने जरा फासले पर था तो वो चेहरा मुझे फैला फैला दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने बालों से टपकता हुआ पानी और अपनी आंखें तौलिए से साफ की और 2 कदम आगे बढ़ा तो ना वो तस्वीर रही और ना ही वो चेहरा रहा। अब मैंने देखा जिसे मैं हार्डबोर्ड पर चिपकी हुई तस्वीर समझ रहा था, वो तस्वीर ना थी, मेरे मुकाबिल आईना था जिसके ऊपर का हिस्सा धुंधला था और जिस जगह शेर खान सफाई कर रहा था वहां खून के धब्बे थे। वो चेहरा कहाँ गायब हो गया? क्या ये फरेब नज़र था या वाकई मैंने शेर खान के हाथों के नीचे किसी चेहरे को देखा था? फिर अचानक मुझे खुशबू का एहसास हुआ, दिल फरेब और महसूर कुन खुशबू। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नस्वानी वजूद इस कमरे में है। मैंने फौरन दाएं बाएं नजरें घुमाई, तब दाएं जानिब मेरी नजरें जैसे मुंजमिद होकर रह गईं। वार्डरोब के पस मंजर में मुझे वो हसीन पैकर खड़ा दिखाई दिया। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। मैं बाएं जानिब थोड़ा सा पीछे हटा। सर जी, इनसे मिलें। कमरे में शेर खान की आवाज़ गूंजी। ये हैं मिस अंजुम आरा। वो सरो कामत मुझ पर क़यामत की नज़र डालती मेरे नज़दीक आ गई। गुलाबी, रेशमी और कसी हुई सारी, छोटा ब्लाउज, खुले बाल, दिलफरेब चाल। मैं उसे देखता रह गया। मेरी महवियत देखकर शेर खान ने मेज से आईना उठाया। आईना इस तरह उठाया कि मैं उसमें साफ नज़र आने लगा, गोया वो मुझे आईना दिखा रहा था। आईने में मैं अपने आप को देखकर सटपटा गया। आप तशरीफ़ रखिए ना, मैंने घबराकर उससे कहा। जी हाँ, मैं यहाँ बैठने के लिए ही आई हूँ। ये लीजिए। मैं बैठ गई। वो बेतकल्लुफ़ी से सोफे पर बैठ गई। वो कुछ इस तरह बैठी कि रेशमी आंचल फिसला, लेकिन उसने उस तरफ कोई तवज्जो ना दी। शेर खान, वो शेर खान से मुखातिब हुई। जी मिस साहिबा, देखो आईने से खून के धब्बे अच्छी तरह साफ हुए या नहीं? वो मुखातिब तो शेर खान से थी, लेकिन देख मेरी तरफ रही थी, जैसे मुझे कुछ समझाना चाहती हो। कोशिश तो कर रहा हूं, शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बंदे का खून बहुत खराब था मिस साहिबा, चिपक कर रह गया है। हाँ, वो अहमक बहुत जिद्दी था। उसने बॉस की बात ना मानकर अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। जिंदगी जैसी खूबसूरत चीज को दांव पर लगा दिया। वो बड़ी सफाकी से बोली। बस जी मिस साहिबा, सर फिरे ऐसे ही होते हैं। शेर खान की नज़रें मुझ पर थीं। ये गुफ्तगू बज़ाहिर वो आपस में कर रहे थे, लेकिन इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ तीर बनकर मेरे दिल में चुभ रहा था। मैं समझ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। अब बात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई थी। अब तक उन लोगों ने मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो आइंदा ज़िंदगी को धुंधलाने में अब ये ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये बिलवास्ता कत्ल की धमकी थी और सेठ इकराम जैसे सफाक लोगों से कोई बैत भी नहीं था। वो अपने मकसद के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब उनके लिए अगवा इतना आसान था तो कत्ल कौन सा मुश्किल काम था। आप क्यों खामोश हैं इखलाक साहिब? उसने अपनी गहरी आंखों से मुझे देखा। मैं क्या बोलूं मिस साहिबा, मैंने ठंडा सांस लेकर कहा। मिस साहिबा नहीं, मेरा नाम लीजिए। मेरा नाम अंजुम आरा है, उसने दिल रुबाई से कहा। जैसी आप खुद हैं वैसे ही आपका नाम है। फरमाइए, आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मुझे कोई नुकसान पहुंचे। मैं अभी जीना चाहता था। मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार था, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने उसूलों पर समझौता भी नहीं चाहता था। मुझे अपने उसूल भी बहुत प्यारे थे। मैंने बड़ी साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी थी। अपने रिस्क में मैंने कभी हराम शामिल होने नहीं दिया था, लेकिन अब ज़िंदगी ने मुझे इम्तहान में डाल दिया था। फिर मैंने कुछ सोचकर ज़िंदगी के सामने सर झुका दिया।
अंजुम आरा का कहना मान लिया। मेरा झुका हुआ सर देखकर अंजुम आरा किसी फूल की तरह खिल उठी। उसकी खुशी बता रही थी, जैसे मैंने अपना सर जिंदगी के सामने न झुकाया हो, उसके सामने झुकाया हो। बेवकूफ़। शाम को सेठ इकराम आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, वेरी गुड। मैंने अपने दिल में सोचा कि अभी से गुड कहे का क्या फ़ायदा, ये तो आगे चलकर पता चलेगा गुड या बैड। सेठ इकराम की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि उसने अब तक स्मगलिंग का काम ज़्यादा किया था। सोने और हीरोइन की स्मगलिंग में उसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। बज़ाहिर उसने शहर में 2-3 कारोबार कर रखे थे। उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अलावा प्लास्टिक का काम भी शामिल था। ये सब कारोबार ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन जब आदमी दौलत के दाम में आ जाए तो फिर कहीं का नहीं रहता। उसे उठते बैठते सोते जागते हर तरफ नोट ही नोट नज़र आते हैं। दौलत की हविस का कोई इख्तिताम नहीं, उसका हर इख्तिताम इब्तिदा बन जाता है। आदमी सोचता है अभी दौलत कुछ कम है, थोड़ी सी और थोड़ी सी। सेठ इकराम भी थोड़ी सी और के चक्कर में सरगर्दा था। साथ ही वो ये भी कहता था कि इखलाक साहब, अब मैं थक गया हूँ। दिमाग हर वक्त दबाव में रहता है, रात को नींद नहीं आती। सो जाता हूँ तो खौफजदा होकर उठ जाता हूँ। माल के पकड़े जाने का खौफ, पुलिस का खतरा, कंगाल होने का डर। अब तो मेरा जी चाहता है कि एक आखिरी दाव लगाऊं और इस मुल्क से निकल जाऊं, फिर कहीं और जाकर सुकून की जिंदगी गुजारूं। वो जब सुकून की जिंदगी की बात करता तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आती। आज उसके पास पैसे की कौन सी कमी थी, फिर भी उसे सुकून और इत्मीनान की जिंदगी मैसर ना थी। रातों की नींदें हराम थीं। आखिरी दाव लगाने के बाद इस बात की क्या जमानत थी कि उसे पुरसुकून जिंदगी मैसर आ जाएगी। हराम कमाकर आदमी को कभी सुकून मिला है, लेकिन इस तरह उसने कभी सोचा ही नहीं था, और इस तरह वो कभी सोच भी नहीं सकता था। दौलत की हवस आदमी से उसके हवास छीन लेती है। जिस तरह वो आखिरी दाव के चक्कर में था, वैसे ही मैं भी आखिरी दाव के चक्कर में था। अब कौन किसके दाव में आता है, फैसला तकदीर के हाथ में था। मैंने अपना रूप बदल लिया था। मैं सेठ इकराम से अब उसके रंग की बातें करता था। मेरी बातें सुनकर वो बहुत खुश होता, कहता, अब आए ना इखलाक साहेब सही रंग पर। हाँ सेठ इकराम, मैं वाकई गफलत की जिंदगी गुजार रहा था। रोती बसोती जिंदगी जी रहा था। क्या रखा है ऐसी जिंदगी में, आदमी जिए तो शान से जिए। मैं उसकी जबान बोलता, बहुत अच्छे जी, खुश कर दिया। अपनी जबान में गुफ्तगू सुनकर उसका जी खुश हो जाता। क्या हुआ पिंडी वाले माल का? मैंने मौजू बदला। वो तो बाहिफाजत पहुंच गया। आपने तरकीब ही ऐसी बताई। एक शहर से दूसरे शहर तक बजरिया कार सफर में 2 मियाँ बीवी, 3 बच्चे, एक ड्राइवर। गाड़ी को पुलिस रोककर भला क्यों तलाशी लेती? उसे क्या मालूम था कि बज़ाहिर शरीफ आने वाली फैमिली गाड़ी में 20 किलो हेरोइन ले जा रही है। भाई इखलाक साहब, मैं आपको मान गया। अब अगले ट्रिप की बात करें। अगले ट्रिप में एक ख़ानदान एक दूसरे शहर से इस शहर में आएगा। ट्रक में घर का सामान होगा और इसी घर के सामान में हमारा माल होगा। ट्रक पर 2 मासूम सूरत आदमी होंगे। मासूम सूरतें शराफत की ज़मानत होंगी। घरेलू सामान से भरे ट्रक, और शरीफ अहले खाना को देखकर पुलिस कभी ऐसे ट्रक पर हाथ नहीं डालेगी। मेरी बताई हुई तरकीब अमल करके दूसरा ट्रिप भी कामयाब साबित हुआ। 2-2.5 मन हेरोइन बआसानी उसकी तहवील में आ गई। 10-15 दिन में वो लाखों डॉलर का मालिक बन गया। वो बहुत खुश था और उसकी खुशी देखकर मेरे तन बदन में आग लगती थी। उसने बिलवास्ता मुझे शरीक जुर्म कर लिया था। अब उससे मेरी खासी बेतकल्लुफ़ी भी हो गई थी। वो मेरे पास घंटों बैठता, अपनी ज़िंदगी की हिकायत सुनाता रहता, अपने आइंदा प्लान बनाता रहता। उसके बारे में मुझे अच्छी खासी मालूमात भी हासिल हो गई थी। सबसे हैरत की बात यह थी कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी और शादी से उसे कोई दिलचस्पी भी ना थी। अंजुम आरा जैसी लड़कियां उसके आसपास रहती थीं, फिर उसे शादी का झंझट पालने की क्या ज़रूरत थी। अंजुम आरा उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। सेठ इकराम के पास कई दफ्तर थे, जाहिर है दफ्तर में एक सेक्रेटरी भी रही होगी। सेठ इकराम इस दुनिया में तन्हा था। वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया था। इधर उधर रिश्तेदारों में पलकर जवान हुआ। जिंदगी में उसने ठोकरें ही ठोकरें खाई थीं। उसने अपने तौर पर मेहनत की, कुछ पढ़ा लिखा और एक सरकारी महकमे में क्लर्क हो गया। जिंदगी ने उसे एक सबक दिया। उसने देखा कि जहां पैसा था वहां इज्जत थी, जहां गुर्बत थी वहां जिल्लत थी।
उसने बहुत सी लतें उठाईं। तब उसके दिल में दौलत फांस बनकर चुभ गई। उसने रातों रात अमीर बनने की ठान ली। हलाल और हराम की तमीज़ उसने जहन से झटक दी। फिर वो बुरे रास्तों पर चल पड़ा और आज तक उन्हीं रास्तों पर गामज़न था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में घर करता जा रहा था। अब मैं एक कमरे में कैद न रहा था। ऊपर की पूरी मंजिल मेरे लिए खोल दी गई थी। मैं आज़ादी से घूम फिर सकता था, लेकिन नीचे जाने का रास्ता अब भी बंद था। मैंने अपने कैदो बंद पर कभी एतराज़ नहीं किया था। अब तो मैं हर वक्त उससे दौलत की बातें करता था। मैं अब एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारना चाहता था। अब मुझे अपनी बीवी बुरी लगने लगी थी। मैं किसी अंजुम आरा जैसी लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद था। मेरे बताए हुए आइडियों पर मुझे भारी मुआवजा मिल रहा था। मैं उन रुपयों को देखकर खुशी का इजहार करता तो सेठ इकराम मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहता, ये तो कुछ भी नहीं है इखलाक साहेब, आप देखते जाइए आपके लिए क्या करता हूँ। आप मेरा दिमाग हैं। मैं वाकई उसका दिमाग था। मैंने उसे स्मगलिंग के ऐसे ऐसे तरीके बताए थे कि वो हैरान हो जाता था। हैरत मुझे खुद अपने आप पर भी हुई थी। मैं अगर मनफी रास्तों पर चल पड़ूं तो स्मगलिंग की दुनिया में तहलका मचा दूं। सेठ इकराम आखिरी दाव के चक्कर में था। मेरे बताए हुए रास्तों पर चलकर उसने अंदरूने मुल्क से खासी हीरोइन इकट्ठी कर ली थी। अब उसे बैरून मुल्क स्मगल करने का मसला दरपेश था। तब मैंने उसे हीरोइन की अगरबत्ती बनाने का मशवरा दिया। उसने फ़ौरन इस पर अमल किया और बड़ी मिकदार में अगरबत्तियों की सूरत में बैरून मुल्क हीरोइन एक्सपोर्ट कर दी और ये माल बहिफाजत पार्टी के पास पहुंच गया। जब माल की वसूलियाबी का मैसेज सेठ इकराम को मिला तो वो खुशी से झूम उठा। वो फ़ौरन मेरे पास आया। उसने आते ही मेरे दोनों हाथ चूम लिए। मान गए उस्ताद। हाँ, वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं जब तुम मेरी उस्तादी का एक ऐसा हाथ देखोगे कि तुम्हारा जी खुश हो जाएगा। ये बात मैंने अपने दिल में सोची। उस दिन वो मुझे अपने साथ घुमाने ले गया। उसने मुझे अपने तमाम कारोबारी दफ्तर दिखाए, अपना बंगला दिखाया, एक 5 स्टार होटल में मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वो मुझे एक खुफिया जगह ले गया जहाँ अय्याशी के तमाम सामान मुहैया थे। ये एक बहुत बड़ा जुआ घर था। उस दिन सेठ इकराम ने दिल भर कर जुआ खेला और मेरा ख्याल है 4-5 लाख रुपए हारे। ये 4-5 लाख रुपए उसने इस अंदाज से हारे जैसे 4-5 हज़ार हों। बाज़ वक्त दौलत की फरावानी दौलत को कितना हीच कर देती है। सेठ इकराम ने उस खुफिया जुए घर में दाखिल होते हुए मेरी जेबों में नोटों की गड्डियां ठूंस दी थीं, लेकिन मुझे जुए से कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने यहाँ की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, उसको भी नहीं जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया था। रात गए उसने मुझे बंगले पर छोड़ा और अगली सुबह मुलाकात का कहकर चला गया। सुबह तक मुझे उसके लिए एक आखिरी मंसूबा और तैयार करना था। वो एक ऐसे मुल्क में हीरोइन स्मगल करना चाहता था जहाँ मंशियात की कीमत सबसे ज़्यादा थी। मैं रात भर उस प्लान पर गौर करता रहा। आखिर मैं किसी नतीजे पर पहुंच ही गया। सुबह को जब वो मुझसे मिलने आया तो मैंने उसके सामने मंसूबा रखा। मेरा मंसूबा सुनकर वो हस्बे मामूल खुश हुआ और यूं खूबसूरत पैकिंग में मंशियात को चॉकलेट के रूप में स्मगल कर दिया। जब तक वहां से माल के बाहिफाजत पहुंचने की इत्तला नहीं आ गई, सेठ इकराम फिक्रमंद और बेचैन घूमता रहा। कई मर्तबा वो मेरे पास भी आया। क्या होगा? परेशानी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। कुछ नहीं होगा, माल बाहिफाजत पहुंच जाएगा। और फिर हुआ भी यही। माल के बाहिफाजत पहुंच जाने की जैसे ही इत्तला सेठ इकराम को मिली, वो खुशी से रक्स करके उठा, भाग कर मेरे पास आया और मुझसे लिपट गया। खुशी के मारे उसके मुंह से लफ्ज़ भी ठीक तरह नहीं निकल रहे थे। उसका आखिरी दाव कामयाब रहा। अब वो करोड़ों डॉलर का मालिक हो गया था। वो मुझे अपना दिमाग कहता था। मैं भी वाकई उसका दिमाग बन गया था। मेरे बताए हुए मंसूबों पर अमल करके उसने बेशुमार कामयाबियां हासिल की थीं, लेकिन अब मेरा काम ख़त्म हो चुका था। उसने बहुत कुछ कमा लिया था, इतना कि वो पूरी ज़िंदगी शहजादों की तरह गुजार सकता था। उसकी दौलत कई मुल्कों में जमा थी। अब सिर्फ दौलत को समेटकर किसी पसंदीदा मुल्क में रिहाइश पजीर हो जाना था। बस इतना ही काम बाकी रह गया था और ये काम अब उसी के करने का था। अलबत्ता ये काम ज़रूर ऐसा था जो मेरे करने का था। जिस तरह उसने अपने आखिरी दाव में कामयाबी हासिल कर ली थी, वैसे ही मुझे भी अब एक आखिरी दाव लगाना था और कामयाबी हासिल करना थी। उसने मुल्क छोड़ते हुए अपने वादे के मुताबिक मुझे बड़े इनाम और इकराम से नवाजा। उसने इस शहर में मौजूद तमाम कारोबार मेरे सुपुर्द कर दिया। ये बंगला जहां मुझे कैद रखा गया था, उसने मुझे सौंप दिया। स्मगलिंग का काम जारी रखने के लिए उसने अंदरूने मुल्क तमाम पार्टियों के पते ठिकानों से मुझे आगाह कर दिया।
सबसे पहले उसने दुबई जाना था, वहाँ से पैसे समेट कर लंदन और फिर पेरिस। मैं उसके मुल्क छोड़ने की वजह से बज़ाहिर बहुत रंजीदा था। इस असना में उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो मुझ पर बहुत एतमाद करता था। उसने इस शहर का राजपाट मेरे हवाले कर दिया था। मैं उसकी इन नवाजिशात से उसका बहुत एहसानमंद भी था। सेठ इकराम, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ दुबई चलूँ। जब आप वहाँ से लंदन जाएंगे तो मैं वापस लौट आऊँगा। इस तरह कुछ दिन और आपका साथ रहेगा, वरना अब के बिछड़े फिर जाने कब मिलें। मैंने भीगी आंखों से कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलें। वहाँ मैं आपको एक पार्टी से भी मिला दूंगा। ये मुल्क मैं ज़रूर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा याद रहेंगे। मुझसे राब्ता रखना। जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हो मुझे लिख देना, मैं आपको पेरिस बुला लूँगा। इस तरह खुलूस दिखाकर मैंने उसके साथ दुबई जाने का प्रोग्राम बना लिया। अगरचे अब मुझ पर कैदोबंद की पाबंदी ना रही थी, लेकिन मैंने कैद से आज़ाद होने के बावजूद अपना पिंजरा ना छोड़ा था। मैंने खुद को उस परिंदे की तरह जाहिर किया था जो कैद का इतना आदी हो जाता है कि खुला पिंजरा देखकर भी दरवाजे से मुंह मोड़ लेता है। गोया मैंने वफाशुआरी की बुलंदियों को छू लिया था। दुबई जाने के लिए जब पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ख़त लिखकर अपने घर से पासपोर्ट मंगवा लिया और ख़त के आखिर में एक जुमला लिखा, फिक्र ना करना, अच्छे दिन दूर नहीं हैं। मेरी इन बातों से सेठ इकराम बहुत मुतासिर हुआ। वो मुझ पर अंधा एतमाद करने लगा था। उसके जहन में ये अच्छी तरह बैठ गई थी कि मैं उसके रंग में रंग गया हूँ, पक्का मुजरिम बन गया हूँ। उस दिन दोपहर को जब मैंने अपने घर की घंटी पर हाथ रखा तो मुझे उस घर से जुदा हुए पूरे 3 माह हो चुके थे। 90 दिन से मैंने अपनी बीवी परवीन की शक्ल नहीं देखी थी। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। इस मोहब्बत का एक सबूत तो ये था कि औलाद ना होने के बावजूद मैंने उसे नहीं छोड़ा था, जबकि ये बात परवीन भी जानती थी और मैं भी वाकिफ था कि औलाद से महरूमी में कसूरवार वो है, लेकिन उसकी इस माजूरी से मैंने कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना की थी। मेरे पास कौन सी जायदाद रखी थी, कौन से खजाने गड़े हुए थे जो मैं वारिस के लिए परेशान होता। 1 मिनट के बाद जब दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने परवीन खड़ी थी। उसने मुझे यूं अचानक दरवाजे पर पाया तो अपने जज्बात पर काबू न पा सकी। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने दुपट्टे का गोला सा बनाकर अपने सीने को दबा लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, ये तुम हो इखलाक? हाँ, ये मैं हूँ परवीन। मैंने शुगुफ्ता लहजे में कहा। तुम कहाँ चले गए थे? उसकी आंखों में टपाटप आंसू गिर रहे थे। अब मैं दुबई चला गया था, मैंने सीना चढ़ते हुए कहा। आओ ऊपर आओ। घर आकर मुझे अजीब सा सुकून मिला था। अपना घर अपना होता है। हालांकि इन 3 माह में मैंने बड़ी पुरआसाइश जिंदगी गुजारी थी। खूबसूरत रहायशगाह के साथ मुझे हर वो चीज़ मैसर थी जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। इसके बावजूद अपने घर आकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी जंगल में जिंदगी गुजार कर आ रहा हूँ। मैंने घर का एक एक गोशा, एक एक कोना देख डाला। घर की हर चीज़ जैसे मुझे देखती हुई महसूस हुई, जैसे पूछती हो, कहाँ रहे इतने दिन। मैंने बेडरूम में आकर एक गहरा और ठंडा सांस लिया। फिर मैं बेड पर लेट गया और पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद कर लीं। वो कौन लोग थे? तुम्हें क्यों अगवा किया गया था? ये कैसा अगवा था? ये दुनिया का सबसे अनोखा अगवा था। इस अगवा में अगवा करने वालों ने तावान लेने के बजाय तावान अदा किया। वो 50,000 रुपए तो तुमने खर्च कर लिए होंगे। मैंने आंखें बंद किए पूछा, तुमने मुझे ऐसा समझा है इखलाक? हाय, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। उन पैसों में से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। वो बाहिफाजत मेरे पास मौजूद हैं। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तुम दुबई क्यों गए थे? उसने फिर मुझे मशकूक अंदाज में देखते हुए पूछा। जैसे गए थे वैसे ही आ गए हो, या वहां से कुछ बनकर आए हो? वहां से मैं बहुत कुछ बनकर आया हूं। यूं समझो कि मैं 90 दिन में करोड़पति बन गया हूं। मैंने बेड से उठते हुए उसे बताया। अब मैं बकौल तुम्हारे कंगाल मुसन्निफ नहीं रहा। फिर मैंने अपनी कमर के पीछे तकिया रखकर टेक लगा ली और परवीन से चाय बनाने को कहा। जब वो चाय बनाकर ले आई तो मैंने उसे 90 दिन की रुदास सुनाना शुरू की। जैसे जैसे मेरी कहानी आगे बढ़ती जाती वो हैरान हो होकर मुझे देखती जाती। जब मेरी रुदात खत्म हुई तो उसने अजीब अंदाज में खुश होकर कहा, हाय, इतना कुछ तुम्हारे नाम कर गया सेठ इकराम, तुम इस दौलत का क्या करोगे? ये एक ऐसा सवाल था जिसका मुझे फौरी तौर पर कोई जवाब देना था। मैंने घर से निकलकर एक करीब पब्लिक बूथ से शेर खान को टेलीफोन किया। मैं 7:30 बजे बंगले पर पहुंचूंगा।
सलामत खान, आशिक हुसैन और अंजुम आरा जहाँ भी हों उन्हें इकट्ठा करो। शेर खान ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। ओके सर। मैंने रिसीवर क्रेडिल पर रखते हुए चश्मे तसव्वुर से शेर खान का पसीने में तर चेहरा देखा। मेरे इस हुक्म के बाद जाने उसने कितनी बार अपने चेहरे का पसीना साफ किया होगा। मैं ठीक 7:30 बजे बंगले में पहुंच गया। मैं जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सब लोग मुझे देखकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें बैठने को कहा। उन सब के चेहरों पर कुछ उलझन सी थी। वो नहीं जानते थे कि मैंने उन्हें क्या कहने के लिए बुलाया है। जब मैंने उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद बताया तो उनके चेहरों पर खुशियाँ रक्स करने लगीं। उनका बस चलता तो मेरे कदमों में गिर पड़ते। बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने सलामत खान को गारमेंट फैक्ट्री, आशिक हुसैन को प्लास्टिक फैक्ट्री बख्श दी थी और अंजुम आरा को ये बंगला माँ सामान दे दिया था। शेर खान के हवाले वो नकद रकम कर दी जो सेठ इकराम मुझे बतौर मुआवजा देता रहा था। ये रकम 8-10 लाख से किसी तरह कम नहीं थी। ये सब देकर मैंने उनसे हलफ लिया कि आइंदा वो किसी गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस नहीं होंगे। उन्होंने सिद्क़े दिल से हलफ उठा लिया। फिर जब रात 9 बजे मैं अपने घर पहुंचा तो हस्ब साबिक बकौल अपनी बीवी कंगाल मुसन्निफ था। इस मादा परस ज़माने में मुमकिन है ये बात लोगों को कुछ अजीब सी लगे, लेकिन हकीकत यह है कि हर ज़माने में कुछ मेरे जैसे बेवकूफ़ ज़रूर पाए जाते हैं। मैं उन्हीं बेवकूफ़ों में से एक था जो नाजायज़ कमाई के ढेरों पर हमेशा लात मार देते हैं और इस बात की कभी परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। घर आकर मैंने परवीन को बताया कि मैं दौलत को किस तरह ठिकाने लगा आया हूँ। मेरा जवाब सुनकर परवीन ने सर पीट लिया। तुम कभी नहीं सुधरोगे इखलाक, कम से कम वो 50,000 रुपये तो रहने देते। परवीन, हमें अब ये शहर छोड़ देना है। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके अपनी बात कह दी। क्यों? वो हैरान रह गई। तुम नहीं जानती? मैंने सवाल किया। हाँ, तुम कहाँ जानती होगी, खुद ही जवाब दिया। मैंने तुम्हें सेठ इकराम का अंजाम तो बताया ही नहीं। सेठ इकराम का अंजाम तो मुझे मालूम है। वो अरबों रुपया लेकर निकल गया, अब सारी जिंदगी ऐश करेगा। उसने चमकती आंखों से कहा। ऐश तो वो उस वक्त करेगा जब जेल से छूटेगा। मैंने तीर छोड़ दिया। क्या वो पकड़ा गया? हाँ, वो पकड़ा गया और उसे मैंने गिरफ्तार करवाया। मैंने इंकिशाफ किया। तुमने? वो कैसे? कभी कभी यूं होता है कि पूरा हाथी निकल जाता है लेकिन उसकी दुम अटक जाती है। सेठ इकराम के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। वो अपनी कामयाब मनसूबाबंदी पर बहुत खुश था, आगे के ख्वाब देख रहा था, लेकिन वो ख्वाब मैंने उसके हाथों में हथकड़ियाँ डलवाकर चकनाचूर कर दिए। सेठ इकराम ने अब तक न जाने कितने मन मंशियात इधर से उधर की थीं। उसका कोई कुछ न बिगाड़ पाया था, लेकिन जब उसका मुकद्दर बिगड़ने पर आया तो महज 50 ग्राम मंशियात ने उसका सुनहरा मुस्तकबिल सत्यानाश कर दिया। यानी हाथी को चींटी ने पछाड़ दिया। मैंने हंसकर कहा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो अब भी हैरान थी। ये सब हुआ ऐसे कि एयरपोर्ट कस्टम पर उसके सिगरेट के पैकेट से मंशियात की एक छोटी सी थैली बरामद हो गई। हाँ, बीच में टोकना मत, मैं बताता हूँ। सेठ इकराम की एक आदत थी कि वो सिगरेट का पैकेट हमेशा अपने हाथ में रखता था। तुम जानती हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन सेठ इकराम इसरार करके मुझे 1-2 सिगरेट ज़रूर पिला दिया करता था। मंशियात हासिल करना मेरे लिए कोई मसला ना था। उस बंगले के तहखाने में मंशियात का पूरा गोदाम मौजूद था। ये मंशियात मैंने उसी ब्रांड के सिगरेट के पैकेट में रख दी जो वो पीता था। उस पैकेट में चंद सिगरेट भी थे। सामान का इंतज़ार करते हुए मैंने उससे सिगरेट मांगा। उसने फ़ौरन पैकेट मेरे हवाले कर दिया। मैंने सिगरेट निकालकर उसका पैकेट अपनी कोट की जेब में डाला और जेब से दूसरा पैकेट निकालकर उसके हवाले कर दिया। उसने मुझसे पैकेट लेकर अपने हाथ में दबा लिया। उसकी नज़रें आते हुए सामान पर थीं। सामान हमारे पास कोई ख़ास ना था, बस एक सूटकेस और एक ब्रीफकेस था। काउंटर पर उसने अपना सामान रखकर पूरे इत्मीनान से सिगरेट का पैकेट खोला। सिगरेट निकालते निकालते जैसे उसे सांप सूंघ गया। उसने पैकेट में मंशियात की रखी हुई थैली देख ली थी। उसने सिगरेट निकाले बगैर पैकेट बंद किया और खामोशी से फर्श पर फेंक दिया। सिगरेट का पैकेट फर्श पर फेंकते ही एक सिक्योरिटी अफसर ने उसे आ दबोचा। अब फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। मौत का सौदागर न जाने कब से मासूम लोगों में मौत तकसीम कर रहा था। आज खुद ही उस मौत का शिकार हो गया था। सिगरेट के पैकेट से तो मंशियात बरामद हुई ही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके ब्रीफकेस में कुछ ऐसे खुफिया कागजात थे जिनका बारीक बीनी से मुताला करने पर उसे एक बैनुल अक़वामी स्मगलर साबित करना कोई मुश्किल काम ना था। उसके हाथ में हथकड़ी देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। तुम भी अजीब आदमी हो, उसे गिरफ्तार करवाने के लिए खामखा दुबई का सफ़र किया।
ये काम तो तुम अपने मुल्क में भी करवा सकते थे, जबकि वो तुम्हारा दोस्त बन गया था और तुम्हारे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत मुहैया थे। उसकी ये बात सुनकर मैंने एक जोरदार पैका लगाया और बहुत देर तक हंसता रहा, यहाँ तक कि हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मैंने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, अपने मुल्क में उसे कौन पकड़ता? यहाँ तो रिश्वत लेने वाला भी रिश्वत देकर छूट जाता है। अब तुम्हारी समझ में आया होगा कि मैंने दुबई तक का सफ़र उसके साथ क्यों किया। वहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं, कवानीन के साथ कानून के मुहाफिज भी सख्त हैं। अब वो वहाँ से कभी ना आ सकेगा और इत्तेफाक से वहाँ से वापस आ भी गया तो यहाँ आकर वो सबसे पहले मुझे तलाश करेगा। लिहाजा हमें फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? परवीन ने फ़िक्रमंद होकर कहा। इस मसले का हल भी बिलाखिर मुझे निकालना पड़ा। मेरे एक हमजुल्फ अंदरून शहर कोट में आबाद थे, छोटे मोटे ज़मींदार थे। मैंने उधर का रुख किया। वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हम हंगामों भरे शहर को मुस्तकिल छोड़कर आए हैं तो मज़ीद खुश हो गए। एक मिसाल मशहूर है कि अगर कोई गम ना हो तो वो बकरी पाल ले। मेरी नन्ही जान को क्योंकि खासे गम लगे हुए थे, लिहाजा मैंने बकरी को छोड़कर मुर्गियाँ पाल लीं और इसमें खासा कामयाब रहा। मेरे सारे गम दूर हो गए। अब मैंने कहानियाँ लिखने से तौबा कर ली है। मुर्गियों के साथ बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन सेठ इकराम के साथ गुजरे हुए वो 90 दिन अब भी मुझे याद आ जाते हैं तो मैं खौफजदा हो जाता हूँ।